नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 3 ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 2 ऑफ सेमिस्टर 2। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन विच इंक्लूड्स ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन, then line integral, surface integral and volume integral. So let us begin with integral of a function. We know that the integration of real valued function f of x of single variable x is denoted by integral f of x with respect to x, that is dx, and is called as indefinite integral of function f of x or antiderivative of function f of x. And the definite integral of a function f of x on a closed interval I, closed interval a to b, is denoted by integral f of x dx from a to b. ये सारे जो नोटेशंस है इससे हम फेमिलियर है, और ये जो सब बातें हैं ये अभी तक हम रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए पढ़ रहे थे। अब यही कंसेप्ट हमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए डिस्कस करना है। So, ordinary integral of vector function. Let f bar t is equal to f1 t I cap plus f2 t j cap plus f3 t k cap be a vector valued function of a single variable t. I cap, j cap, k cap are unit vectors along x, y, z axis respectively. अब इसके बाद i कैप, j कैप, k कैप न बोलते हुए हम केवल i, j, k कहें तो अंडरस्टूड होगा कि दीज आर यूनिट वेक्टर्स along x, y, z axis respectively. And this f1t, f2t and f3t are continuous components of vector f bar t. Then क्योंकि ये वेक्टर फंक्शन t पर डिपेंडेंट है तो इसका इंटीग्रल t से लिया जाएगा, तो इंटीग्रल f बार t विथ रिस्पेक्ट टू t इज द इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट्स i, j, k रहेंगे और जो कंपोनेंट्स है उनका इंटीग्रेशन लिया जाएगा। तो i कैप इंटीग्रल f1 t dt प्लस j कैप इंटीग्रल f2 t dt प्लस k कैप इंटीग्रल f3 t dt and is called an indefinite integral of function f bar t. जिस तरह से हम डेरिवेटिव लेते समय कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लिया करते थे, उसी प्रकार इंटीग्रल करते समय कंपोनेंट्स का इंटीग्रल कंसीडर करना होगा। If there exists a vector function g bar t such that derivative of g bar t is equal to f bar t, तो दोनों तरफ इंटीग्रल लगा देते हैं। देन इंटीग्रल ऑफ f bar t with respect to t of course is equal to integral of derivative of g bar t with respect to t. Now this integral and derivative cancels each other, बच जाएगा केवल g bar t with constant of integration, and here it is written as c bar which is constant vector
of integration. C bar is arbitrary constant vector of integration. ये तो हो गया indefinite integral. अब यदि मान लो लिमिट दी हुई हो t की, then definite integral between limits t equal to a to t equal to b can be written as integral f bar t dt from a to b is equal to integral of d dt of g bar t dt from a to b. और हमने देखा था इसका रिजल्ट है g bar t plus c bar. सो g bar t plus c bar with limits a to b. अब जब लिमिट लेंगे तो पहले अपर लिमिट t के लिए है लिमिट से, तो g bar b प्लस c bar माइनस g bar a प्लस c bar. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो c bar गेट्स कैंसल्ड एंड वी आर रिमेन्ड विथ g bar of b minus g bar of a. So this is definite integral of f bar t with respect to t from a to b. Let us see some solved problems. Find integral f bar t dt and definite integral f bar t dt from 2 to 4 if f bar t is equal to 3t square minus t I cap plus 2 minus 6t j cap minus 4t k cap. कोई भी वेक्टर हो सकता है. गिवन वेक्टर लिख लिया पहले f bar t जो भी है. नाउ इनडेफिनेट इंटीग्रल मीन्स एफ टी पूरा ये करली ब्रैकेट में एफ टी रखा है, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी विच इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन आई कैप इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट कह सकते हैं हम इसको, प्लस जे कैप इंटीग्रल ऑफ वाई कॉम्पोनेंट और के कैप तो जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है, माइनस 4 के कैप इंटीग्रल ऑफ जेड कॉम्पोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टी है सभी जगह. अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी. इसको सॉल्व किया जा सकता है 3t स्क्वायर माइनस टी का इंटीग्रेशन, फिर ये 2 माइनस 6t का इंटीग्रेशन, टी से है सब, टी का इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच विल बी कांस्टेंट वेक्टर. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा कैलकुलेशन वाइज. सो दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन. अब लिमिट की बात करनी है. डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 ऑफ एफ टी डी टी. तो ये जो आंसर मिला है इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट ले लेंगे फ्रॉम 2 से 4. तो पहले एक एक कंपोनेंट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते चले जाते. तो टी क्यूब माइनस सी स्क्वायर बाय 2 में अपर लिमिट 4 रखा, तो 4 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 4 4 जा 16 बाय 2, ये अपर लिमिट के लिए हो गया. माइनस लोअर लिमिट के लिए 2 रखते हैं यहाँ पर, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 बाय 2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर एक्स कॉम्पोनेंट. इसी तरह से फॉर वाई कॉम्पोनेंट, ये वाई कॉम्पोनेंट के लिए काम करेंगे. फिर जेड कॉम्पोनेंट में यहाँ पर माइनस बाहर रख के 2t स्क्वायर में 4 4 जा 16 2 जा 32 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये फिर इसका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके this will be 50i minus 32j minus 24k is the final answer for definite integral. एक बात नोट कीजिएगा, जब इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रही है तो रिजल्ट इज डिपेंडिंग ऑन t, वेरिएबल t, और जब डेफिनेट इंटीग्रल मतलब t के लिमिट जब दिए तो इट इज कांस्टेंट वेक्टर. सब x component, y component, z component will be
some constants. Example 2. Suppose f bar t is some given vector. Find integral of ft and integral of ft from 1 to 2. Similar kind के problems है. Given function f bar t is integral f bar t means integral of function with respect to t. अब एक एक कंपोनेंट का इंटीग्रल लेते चले जाएंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम पूरा डिटेल लिखा था, अब इतना काम किया जा सकता है. तो 3 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t इज 3t. आई बार अपनी जगह पर है, आई कैप अपनी जगह पर है. t क्यूब प्लस 4t पावर 7 का इंटीग्रेशन t से लेना है, तो t पावर 4/4 प्लस 4 टाइम्स t पावर 8/8 j बार. और t का इंटीग्रेशन t से लेना है, तो t²/2 k बार प्लस c बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 डिवाइडेड बाय 8 ये डिवाइड होकर 2 हो जाएगा. तो दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म. नाउ डेफिनेट इंटीग्रल लेते समय ये जो हमको इंडेफिनेट इंटीग्रल मिला है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट लेंगे 1 से 2. तो हर कंपोनेंट को पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए इवेल्युएट कर लो. और एक बात ध्यान रखना होगा, डेफिनेट इंटीग्रल लेते समय ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते समय वो कैंसिल हो जाता है, 0 बन जाता है. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज फाइनल आंसर. ये सभी आपको नोटबुक में केयरफुली सॉल्व करना है. कंसेप्ट सिंपल है, अब बस प्रैक्टिस की जरूरत होगी. लेट अस सी एग्जांपल 3. द एक्सेलरेशन a bar of a particle at any time t greater than or equal to 0 is given by vector a is equal to, yes. Now function may include algebraic expression, trigonometric expression, exponential, logarithmic function, etc. If the velocity v bar and displacement r bar are 0 at t equal to 0, यानी initially r bar और v bar 0 है, then find v bar and r bar at any time t. Now what is the relation between displacement, velocity and acceleration? Let us see this first. So derivative of displacement is velocity and derivative of velocity is acceleration. तो जब acceleration से velocity मिलाना होगा तो रिवर्स प्रोसेस करना होगा, एंटी डेरिवेटिव करना होगा. मतलब acceleration को इंटीग्रेट करेंगे एक बार तो velocity मिलेगा, और velocity को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. चलिए ये कंसेप्ट के साथ शुरू करते थे. Given that acceleration a bar of a particle at any time t greater than or equal to 0 is a bar equal to, जो भी दिया है फंक्शन मेंशन कर दिया. ये जो कंडीशन दी है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आर 0 एट t इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए यूजफुल होगी. वेलोसिटी v बार एंड डिस्प्लेसमेंट r बार आर 0 एट t इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है. ओके, गिवन दैट बोलकर लिख सकते हैं, सिंस के बदले गिवन दैट. नाउ एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये जो नंबर दिया, ये एक्सेलरेशन को नंबर 1 दिया, इसको इंटीग्रेट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो लिखिएगा इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी इज वेलोसिटी वी बार, और कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन करते चलो. e पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e पावर माइनस टी अपॉन -1, आई बार अपनी जगह पर है. -6 कांस्टेंट t प्लस 1 का इंटीग्रेशन t² प्लस टी, जे बार अपनी जगह है. फिर 3 कांस्टेंट साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो -3 कॉस टी के बार प्लस c1 बार, वेयर c1 बार इज कांस्टेंट वेक्टर ऑफ इंटीग्रेशन.
ठीक करके लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करते हुए। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए वी यूज द कंडीशन। सो पुटिंग v बार इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर t और v ये दोनों इन्वॉल्व दिख रहे हैं, तो ये पुट कर देते हैं। तो v इज 0, राइट हैंड साइड इज 0, t इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर 0 इज 1, माइनस साइन है तो माइनस आई बार। t इक्वल टू 0 पर ये दोनों टर्म वैनिश हो गई तो प्लस 0 j बार और माइनस 0 j बार। और t इक्वल टू 0 पे cos 0 इज 1 तो माइनस 3 k बार प्लस c1 बार। सब इसको शिफ्ट कर दो उधर, तो c1 बार आ गया i कैप प्लस 3k कैप। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ c1 हियर, ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं और पुट करके i कंबाइन कर लेते हैं, k कंबाइन कर लेते हैं। इसमें ये यहाँ पर ये यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म था। फिर i कंबाइन कर ले तो यहाँ i का कंपोनेंट 1 है तो 1 माइनस ई पावर माइनस टी आई बार। जे बार की टर्म है नहीं तो जे बार जैसा है वैसे ही माइनस 3t² प्लस 6t जे बार। और के बार का कंपोनेंट यहाँ पर है 3, तो 3 माइनस 3 कॉस टी के बार। तो दिस इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट मिलाने के लिए इसको कुछ नंबर दे दिया, यदि नंबर 2, सपोज दिस इज नंबर 2, तो इंटीग्रेटिंग टू with respect to t we get वेलोसिटी का इंटीग्रेशन t से लेने पर r बार। अब कंपोनेंट के इंटीग्रेशन लेते चलो, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t माइनस ई पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस बन गया प्लस। अभी नॉर्मल ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन से सभी कंपोनेंट के इंटीग्रेशन लेते चलो, आई जे के अपनी जगह रहेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 बार। जो भी सिंप्लीफाई होता ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके वेक्टर टू फाइंड c2 बार पुट कंडीशन r बार इक्वल टू 0 व्हेन t इज 0। ये कंडीशन r बार इज 0 व्हेन t इज 0 पुट कर देते हैं। r बार की वैल्यू 0, t इज 0 तो ये 0 e पावर 0 इज 1, ये पूरा पूरा वैनिश हो गया 0, ये 0 साइन 0 0 ये भी वैनिश हो गया। तो c2 की वैल्यू फाइंड की जा सकेंगी। ये आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू ऑफ c2 एज माइनस आई कैप। और फिर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो c2 में, और आई को कंबाइन कर लेंगे तो t माइनस 1 प्लस ई पावर माइनस टी, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज। दिस इज डिस्प्लेसमेंट r बार। यहाँ इंटरप्रिटेशन था एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट प्रॉब्लम में नॉर्मल फंक्शन था, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। यहाँ फिजिकल मीनिंग के साथ प्रॉब्लम दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ a बार क्रॉस d2 a बार बाय dt स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर a और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ में, तो we can observe that derivative of a vector cross dA बार बाय dt, इसका यदि हम डेरिवेटिव लेते देखो क्या आता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन ऑर्डर डिस्टर्ब न करते हुए। तो फर्स्ट फंक्शन a बार एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, सेकेंड का डेरिवेटिव तो d2 a बार बाय dt स्क्वायर प्लस अब फर्स्ट का डेरिवेटिव dA बार बाय dt क्रॉस सेकेंड एज इट इज dA बार बाय dt। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो वेक्टर, दो वेक्टर है ना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होगा। ये छोटे छोटे से जो करेक्शन साथ साथ में करते चलिएगा। जीरो वेक्टर, तो ये टर्म वैनिश हो गई, जीरो वेक्टर प्लस सम वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी A बार क्रॉस
d2a बार बाय dt स्क्वायर, इसका हमको इंटीग्रेशन चाहिए था। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ ए क्रॉस डी ए बाई डी टी, इसके जगह पर ये डी डी टी ऑफ ए क्रॉस डी ए बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल ईच अदर, बचा क्या, ए क्रॉस डी ए बार बाय डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको एज अ रिजल्ट बोलकर भी याद रख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ए क्रॉस डी टू ए बार बाय डी टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी इज ए क्रॉस डी ए बार बाय डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Next example, let vector A be given and vector B is given. Evaluate vector A dot vector B का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 से 2 और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 से 2। तो बेसिकली हमको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है वेक्टर A वेक्टर B का, उसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो गिवन वेक्टर A इज, गिवन वेक्टर B इज, पहले A डॉट B पहले फाइंड कर लें और फिर बाद में इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो इंटीग्रेशन A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट का एडिशन। तो यहाँ T है और यहाँ 2t स्क्वायर है, तो ये प्रोडक्ट हो गया 2t क्यूब। फिर J का कंपोनेंट है माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर J है नहीं यानी 0 है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 0। फिर t माइनस वन के का कंपोनेंट है और यहाँ 6t है, तो दोनों का प्रोडक्ट 6t t माइनस वन, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है डॉट प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है, तो अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा हो गया। ठीक कर ले, ब्रैकेट ओपन करके 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 6t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, नॉर्मल इंटीग्रेशन 2t पावर 4/4 प्लस 6t क्यूब बाई 3 माइनस 6 टी स्क्वायर बाय 2। इसका लिमिट लेना है 0 से 2, पहले अपर लिमिट देखो 2 पुट करो और 0 पर तो सारी टर्म वेनिश हो जाएंगी, तो जो भी आंसर मिलेगा बिकॉज ऑफ अपर लिमिट मिलेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज 12। अब A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म से, आई जे के कॉम्पोनेंट्स ऑफ A कॉम्पोनेंट्स ऑफ B, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते आता है। 12th क्लास में ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट यानी इवेल्युएटिंग दिस डिटर्मिनेंट, आई कंपोनेंट क्या, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस टी स्क्वायर इंटू 6t माइनस 0 टाइम्स t माइनस 1, तो 0 हो गया, माइनस j टाइम्स, j कंपोनेंट के लिए बात करेंगे, t इंटू 6t माइनस 2t स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 प्लस k कॉम्पोनेंट के लिए 0 इंटू टी माइनस ऑफ माइनस 2t पावर 4 यानी प्लस 1 का। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इज A क्रॉस B वेक्टर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी करते समय कॉम्पोनेंट्स का इंटीग्रेशन लेना, जब वेक्टर का इंटीग्रेशन लेंगे मतलब कॉम्पोनेंट्स का इंटीग्रेशन लेंगे। सो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ A क्रॉस B विथ रिस्पेक्ट टू t इज कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन, ये पहले तो पूरा पूरा वेक्टर पुट कर दिया है A क्रॉस B, और फिर कंपोनेंट के इंटीग्रेशन, कंपोनेंट के इंटीग्रेशन, कंपोनेंट का इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 से 2। हर कंपोनेंट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट फाइनल आंसर। Here is an exercise with answers. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिएगा। हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज लाइन इंटीग्रल्स।
line integrals. A integral considered along a line is called as line integral. Simple. And technical definition देखते हैं. Let f bar is f1i plus f2j plus f3k be continuous vector function defined on a curve C. अब ये बार बार हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन वेक्टर फंक्शन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है. जब रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं तो डोमेन में जो कुछ भी होगा जब उसकी इमेज मिलेगी कोडोमेन में तो रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. इसी तरह से यदि डोमेन और कोडोमेन में जब हम डोमेन के किसी एलिमेंट्स का इमेज लें और वो कोडोमेन में आकर हमेशा वेक्टर फंक्शन प्रोवाइड करें तो इट इज कॉल्ड एज वेक्टर वैल्यूड फंक्शन. तो वे पूरे चैप्टर में हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं. कहीं कहीं स्केलर फंक्शंस भी आएंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन भी चलेंगे. देखते हैं. टी बार ये एक कर्व है ए से बी. दिस इज अ कर्व फ्रॉम ए टू बी और ये कोई पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है. टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट टी बार और यहाँ कोई एक फोर्स एक्ट हो रहा है एफ बार. दिस इज फोर्स एफ बार एट टी. पोजीशन वेक्टर है आर बार. ये आर बार इज द पोजीशन वेक्टर. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन. टी बार is equal to dr bar by dt is the tangent vector at point P on the curve C. Then line integral of vector function f bar along the curve C is the integral of tangential component of f bar along the curve C from A to B. Tangential component is किसका टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट? एफ बार का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट. इट इज एफ बार डॉट डी आर बार. सो लाइन इंटीग्रल इज इंटीग्रल ऑफ एफ बार डॉट, यहाँ है ना बीच में डॉट लगाना चाहिए, एफ बार डॉट डी आर बार. ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा वो एफ बार डॉट डी आर बार. जहां जहां ये एफ डॉट डी आर बार दिखेगा ना उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट का डॉट होना चाहिए. अब ये ऐसा स्मॉल सर्कल छोटा बना के लिख सकते हैं या फिर कई बार एफ बार डॉट डी आर बार ऐसा भी लिखते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग दैट दिस डॉट इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स. तो एफ बार के कॉम्पोनेंट्स है F1, F2, F3 और डी आर बार. ये कहां से मिल जाएगा? देखो आर बार होता है एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो डी आर बार हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट और उनका एडिशन. तो F1 डी एक्स प्लस F2 डी वाई प्लस F3 डी जेड. Line integral become f dot dr bar is equal to f1 dx plus f2 dy plus f3 dz from A to B. ये लाइन इंटीग्रल हो गया. और जब f फोर्स बोलकर दिया होगा, अब ये नॉर्मल फंक्शन है f बार, और जब इसको मीनिंग दिया होगा फोर्स तो यही लाइन इंटीग्रल कहलाएगा वर्क डन. If f bar is the force acting on a particle moving along the curve C, then this line integral represents the work done by the force. That means work done is equal to f dot dr, f dot dr, f bar dot dr bar along the curve C. ये along the curve C. अब यदि C क्लोज्ड कर्व हो, क्लोज्ड कर्व, तो इसी को लिखने का तरीका ये ऐसा हो जाता है. इफ C
क्लोज्ड और सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब ऐसा कर्व विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर। जैसे कुछ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सर्कल इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, इलिप्स इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन यदि मान लो हम ऐसा कुछ ग्राफ तैयार करें तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है अपने आप, ये यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट सिंपल। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व मीन्स अ कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर, तो दिस इज नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज नॉट, यस दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। Then line integral along closed curve C is called circulation of f bar around the closed curve C, and it is denoted by integral f dot dr along C closed curve C। ये closed curve, इसको लिखते समय और करेक्ट वे ये क्लोज्ड कर्व, जनरली ऐसा एरो कंसीडर करते हैं, एफ डॉट डी आर बार। ठीक है, अंडरस्टूड होता है कि ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, सो अ वेक्टर फील्ड, यहाँ पर थे हम, हियर एफ बार रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। A vector field f bar is called irrotational if its circulation around the closed curve C is 0. So definition हो जाती है, f bar is irrotational, irrotational, rotation नहीं हो रहा है, circulation नहीं हो रहा है, if integral of f dot dr along closed curve C is 0। तो दो डेफिनेशन मिल गई हमको सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन मीन्स अलोंग क्लोज्ड कर्व सी, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, और यदि वो 0 है तो वेक्टर फील्ड एफ इज कॉल्ड इरोटेशनल। कंजर्वेटिव फील्ड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट। सपोज एफ बार इक्वल टू डेल फाई is a vector field in a region R of space। अब R स्पेस का एक पोर्शन है, तो R इज डिफाइंड बाय x lying between x1 x2, y lying between y1 y2, z lying between z1 z2, and phi of x y z is single valued and has continuous derivatives in R। Then दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, ये एफ डॉट डी आर चलेगा, हाँ ध्यान रखिएगा, फ्रॉम ए टू बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ सी इन आर ज्वाइनिंग ए एंड बी। इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग ए एंड बी इन आर। एंड सेकेंड पॉइंट इज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी इज 0 around any closed curve C in R। In such a case, vector f bar is called a conservative vector field। ये f bar conservative vector field, and ये function phi scalar function है, is called scalar potential। सो ये एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हुए आगे देखते हैं। प्रूव दैट इफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी इन अ गिवन रीजन, देन
इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व सी इज 0 फॉर ऑल क्लोज्ड पाथ इन रीजन एंड कॉन्वर्सली। मतलब इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो सर्कुलेशन इज 0, और सर्कुलेशन यदि 0 है तो दिस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 पार्ट हमको प्रूव करने हैं। देखते हैं प्रूफ। लेट सी बी अ क्लोज्ड कर्व ए पी बी क्यू ए, यहां से शुरू हो रहा है ए पी बी क्यू, और ए पर वापस आगे, इसका मतलब क्लोज्ड कर्व है ये। तो सी इज ए पी बी क्यू ए बी अ क्लोज्ड कर्व। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एंड सपोज दैट इंटीग्रल एफ डॉट डी आर बार, एफ बार डॉट डी आर बार फ्रॉम ए टू बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स एज शोन इन फिगर। तो जो ये इंटीग्रल है अलोंग क्लोज्ड कर्व, ये क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, हर जगह डॉट लगाएंगे, ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू, ये क्लोज कर्व है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में। ए पी बी एक पार्ट ले लेते और दूसरा बी क्यू ए पी बी आधा हो गया कर्व और ये बी क्यू ए आधा हो गया। तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर along ए पी बी प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर along बी क्यू ए। अब हमने क्या सपोज किया था डेटा कि दिस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अलॉन्ग ए टू बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। तो सिंस इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलॉन्ग पाथ थ्रू पी इज सेम एज दैट अलॉन्ग अ पाथ थ्रू क्यू, मतलब पाथ ए से बी पर ए पी बी से जाओ या ये बी क्यू ए से जाओ, ये दोनों पाथ सेम है। ए पी बी इज सेम एज बी क्यू ए। तो वी कैन राइट दिस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अलॉन्ग ए पी बी। अब ये जो बी क्यू ए था, जब हम लिमिट्स अपसेट डाउन करते हैं यानी इंटरचेंज करते हैं, लोअर लिमिट को अपर और अपर को लोअर, तो साइन का इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बी क्यू ए, नोट दिस, बी क्यू ए, ये जो बी क्यू ए ऐसा आ रहा है तो इस डायरेक्शन से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो जब इसको हम ए क्यू बी बोलेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव इंटीग्रल अलॉन्ग ए क्यू बी ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। ये जो बी क्यू ए है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम यहाँ से जैसे बी से ए आ रहा है ऐसा समझ लो, तो जब हम इसको लिमिट ए से बी बोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इंटीग्रल का बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स। तो ये माइनस हो गया, और ये ए पी बी और ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू बी 2 पाथ है ए से बी के लिए, एक थ्रू पी है और एक थ्रू क्यू है, और इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो ये दोनों इंटीग्रल सेम होंगे, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बी 0। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नाउ सपोज सेकेंड पार्ट के लिए, कॉन्वर्सली सपोज दैट लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज पाथ इज 0। इसका मतलब इंटीग्रल एफ डॉट डी आर ऑफ ए पी बी क्यू, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं इंटीग्रल अलॉन्ग ए पी बी प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग बी क्यू ए इक्वल टू 0। ये दिया है 0। अब ये इंटीग्रल को बी से ए आ रहा है ना, बी से आ रहा है तो इसको ए से बी ले जाते समय माइनस हो जाएगा, माइनस ए क्यू बी। ये जो बी क्यू ए इंटीग्रल था वो अब ए से बी हो गया विथ माइनस साइन। ये रिलेशन 0 आ गया तो उसको शिफ्ट कर दो उधर,
तो इंटीग्रल एफ डॉट डी आर ए पी बी के अलॉन्ग इज सेम एज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर ए क्यू बी के अलॉन्ग। इसका मतलब इंटीग्रेंड सेम है, पाथ है ए से बी, एक पी के थ्रू जा रहा है और एक क्यू के थ्रू जा रहा है, दोनों इंटीग्रल सेम है। वी कैन कंक्लूड दैट इंटीग्रल एफ डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी is independent of the path joining two points. This proves second part and hence follows the result. Examples: suppose f bar is some given vector, I और j component ही दिख रहे हैं. Evaluate f dot dr along C in the xy plane, y equal to x cube from the point 1 1 to 2 8. एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब और दो पॉइंट्स भी दिए हुए, तो गिवन कर्व C इज y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये कर्व के लिए हम पैरामीट्रिक इक्वेशन सपोज करते हैं, तो x की वैल्यू यदि t सपोज किया पैरामीटर t, तो y बन जाएगा t क्यूब। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ C आर x इक्वल टू t एंड y इक्वल टू t क्यूब, कन्वर्ट हो गई पैरामीटर्स में। अब जो दो पॉइंट्स है 1 1 और 2 8, ये t के लिए क्या होंगे? ये पॉइंट्स तो x और y के टर्म में हैं, तो ये t के लिए क्या होंगे? तो देखिएगा ध्यान से, कोई एक पॉइंट यदि हम सिलेक्ट करें, कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करें, तो यहाँ x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये x और y, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, इसके साथ कंपेयर करके देखो, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू t, तो वी गेट t इक्वल टू 1। ये तो हो गया x कॉम्पोनेंट से कंपेयर करने के बाद में। चलो यदि मान लो किसी को लगता है हम y कॉम्पोनेंट से कंपेयर करें, तो y t क्यूब है, y इज 1 है, यानी t क्यूब इक्वल टू 1 हो गया। तो t क्यूब इक्वल टू 1 गिव्स अगेन t इक्वल टू 1। इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस फर्स्ट पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू t इक्वल टू 1। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में x की वैल्यू दिख रही है 2, x हमने लिया था t, तो t इक्वल टू 2 आ गया x कंपोनेंट से बात किया। तो यदि किसी को y कंपोनेंट से काम करना होगा, तो y हमने t क्यूब लिया है और यहाँ y 8 है, तो t क्यूब इक्वल टू 8। यदि ऐसे सॉल्व किया t क्यूब इक्वल टू 8, अगेन इट गिव्स t इक्वल टू 2। मीन्स सेकेंड पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू t इक्वल टू 2। तो ये सब रफ में वर्क करके, ये पूरा जो कैलकुलेशन किया है इसको रफ में करके आप डायरेक्ट लिख सकेंगे, पॉइंट 1 1 एंड 2 8 आर करस्पॉन्ड टू t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिवली। नाउ इंटीग्रल f डॉट डी आर अलॉन्ग कर्व C इज इक्वल टू, f के कॉम्पोनेंट्स दिख रहे हैं, dr के कॉम्पोनेंट्स dx dy, और यदि k कॉम्पोनेंट भी होता तो dz आ जाता था। तो f डॉट डी आर आ गया f का कॉम्पोनेंट इंटू dx प्लस f का y कॉम्पोनेंट इंटू dy। अब x और y की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, जहाँ जहाँ हैं सब x y वहाँ पुट करो, x की जगह t, y की जगह t क्यूब, सब पूरे इसमें dx, यानी इसका d, तो dx इज dt, ये आ गया dt। यहाँ सब x की जगह y की जगह उनके t वैल्यू पुट करो, और dy, अब y इक्वल टू टी क्यूब है तो dy हो जाएगा, इसका पहले डेरिवेटिव 3t स्क्वायर इंटू डी टी। x और y की जगह इनके एक्सप्रेशंस पुट करके सिंप्लीफाई कर लो, dt कॉमन आ गया, ये ब्रैकेट में बच गया एक्सप्रेशन इन t, और फिर ये नॉर्मल जो ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन होता है उसके समान हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल के समान। हर टर्म का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले 2, फिर लोअर लिमिट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
you will get the answer. तो कंसेप्ट क्या हुआ, जो इक्वेशन दी है कार्टेशियन इक्वेशन, वो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन तैयार की, जो पॉइंट्स थे उनकी पैरामीट्रिक वैल्यू फाइंड की, और फिर ऑर्डिनरी इंटीग्रल के संबंध प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल 2। अब इसमें 3 टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक एक करके समझते हैं। सपोज वेक्टर f इज गिवन, अब ij के तीनों कंपोनेंट दिख रहे हैं यहाँ पर। इवेल्युएट f डॉट डी आर अलॉन्ग कर्व c, वेयर c आर द फॉलोइंग पाथ। नंबर 1, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है x y z की, और t की वैल्यू दी है 0 से 1। मतलब कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो सकती है और t की वैल्यूज हो सकती है दी हुई। सेकेंड फॉर्म, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 से 0 0 1, देन टू 0 1 1 एंड देन टू 2 1 1, एंड छोटे छोटे सेगमेंट्स दिए हैं 0 0 0 से 0 0 1, फिर 0 0 1 से 0 1 1, और फिर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो एक मिनट, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ से प्रोजेक्शन बाहर आ रहा है, तो दिखाने के लिए हम यहाँ z एक्सिस बता दें यदि, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। अब पहला पॉइंट है 0 0 0, यानी यहाँ पर है पॉइंट ओरिजिन पर, पॉइंट ओरिजिन पर है। यहाँ से चल रहा है 0 0 1। अब 0 0 1 यानी x 0 y 0 और z 1 है, मतलब ये कहीं इतना डिस्टेंस पे चला। फिर यहाँ से चला 0 1 1। अब x 0 है और z 1 है, y वेरी हुआ है, तो ये इतने डिस्टेंस पे y वेरी होते चला। z 1 है और x 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया अभी। अब फिर यहाँ से इसको यदि पॉइंट का नाम देना चाहे तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर 0 0 1, है ना। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 1, यानी z एक्सिस पर होगा। अब यहाँ से चल रहा है वो 0 1 1, तो x 0 है, चेंज कौन हुआ y, यहाँ पर पॉइंट आ गया 0 1 1, y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ 0 से 1। अब यहाँ से चल रहा है वो 2 1 1, यानी y और z तो फिक्स है, तो 2 1 1 पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ से चला पैरेलल टू x एक्सिस, पहुँचा 2 1 1। y और z कोऑर्डिनेट फिक्स है, x वैरी हो गया 0 से 2। तो ये जो कर्व दिख रहा है ये दिस इज अवर c, इसके अलोंग इंटीग्रल फाइंड करना है f डॉट डी आर। इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फ्रॉम 0 0 0 से 2 1 1, मतलब ये कैसे, स्ट्रेट लाइन यानी थर्ड के लिए ड्रॉ कर, यानी ये पॉइंट यदि 2 1 1 है तो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन के अलोंग लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। तो 3 कैटेगरी के प्रॉब्लम कौन से हो गए, एक बार फिर से देख लो। पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी है x y z इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t, और t के वैल्यूज दिए हैं। सेकेंड, स्मॉल लाइन सेगमेंट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो c। और थर्ड, डायरेक्ट 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। तो तीनों को एक एक करके जरा समझते हैं। फर्स्ट, गिवन दैट f बार जो भी वेक्टर होगा वो लिख दिए। नाउ फर्स्ट, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व c r x इक्वल टू 2
टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू टी, जेड इक्वल टू टी क्यूब एंड टी वेरिंग फ्रॉम 0 से 1। तो क्या करना है, जैसा भी हमने ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसे ही एफ डॉट डी आर। अब क्योंकि यहाँ पर एफ में आई जे के तीनों कंपोनेंट है तो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट डी एक्स प्लस वाई कॉम्पोनेंट डी वाई प्लस जेड कॉम्पोनेंट डी जेड। ये हो गया एफ डॉट डी आर अलॉन्ग सी। अब जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है सब जगह ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस पुट करो, सब x की जगह y की जगह z की जगह। तो dx क्या होगा, देखो x 2t स्क्वायर है तो dx क्या होगा 2 t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t यानी 4t बन गया dt, ये हो गया dx। dy विल बी dt और dz विल बी 3t स्क्वायर dt। बाकी जगह x y z जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वैल्यू पुट करके dt कॉमन सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को। इसमें कहीं i j k नहीं है, सीधा सीधा फंक्शन बन गया, फंक्शन पॉलिनोमियल ऑफ t। तो उसको ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट कर दो और फिर बाद में लिमिट ले लेंगे 0 से 1। लोअर लिमिट पर तो सब जगह t होने की वजह से वैनिश होते दिख रही है, तो जो भी आंसर मिलेगा फॉर अपर लिमिट मिलेगा। फाइनल आंसर कैन बी डिटरमाइंड। सेकेंड प्रॉब्लम देखो। अब यहाँ 3 पार्ट है, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये हो गई। मतलब C कंसिस्ट ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा कह सकते हैं हम। C इज कॉम्बिनेशन ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो पहले एक एक पार्ट देखते जाते हैं। अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 से 0 0 1। अच्छा, ये C1 C2 C3 की जो बात करें ना, ये यहाँ पर लिख देते हैं। ये C1, ये ऊपर चला C2 और फिर इधर चला C3। तो C इज कॉम्बिनेशन ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पहले C1 के लिए देख रहे हैं। अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 से 0 0 1। अब देखो x 0 है दोनों जगह, y 0 है, तो इनकी फिक्स वैल्यू होगी, x इज 0 y इज 0। तो जब इनका डिफरेंशियल होगा तो dx इज 0 dy इज 0 और z चेंज हो रहा है 0 से 1, z वेरीज फ्रॉम 0 से 1। तो जब dr की बात होगी, dr बार की बात होगी, तो dx और dy तो 0 हो गया, तो वो बचा केवल z कॉम्पोनेंट। dx और dy वाली टर्म वैनिश हो जाएंगी। तो लाइन इंटीग्रल ओवर दिस पार्ट ऑफ पाथ इज, ये dx कंपोनेंट 0 हो गया, dy कंपोनेंट 0 हो गया, dz कंपोनेंट रहेगा। अच्छा, साथ ही साथ में अंदर जो फंक्शन है, यानी ये यहाँ पर भी x और y की वैल्यू, x y z की जो भी वैल्यू है वो पुट करते चले जाना। तो 2y प्लस 3 है, y क्या था 0, तो ये 2 0 प्लस 3 टाइम्स dx वैनिश हो गया। फिर x z dy, x की वैल्यू 0 की वजह से 0 इंटू z dy इज 0, और फिर ये y z माइनस x, तो y इज 0 z माइनस x इज 0, dz रहेगा क्योंकि वो वेरी हो रहा है। तो दो कंपोनेंट तो 0 हो गए, तो ये बच गया केवल dz के लिए। लेकिन ये पूरा जो अंदर फंक्शन है ये 0 टाइम्स z इज 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया। तो 0 का इंटीग्रल इज 0, नंबर दे दो 1। यहाँ पर along C1 ऐसा लिख दो, along C1 द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 से 0 0 1। फिर सेकंड में along C2, क्या है C2, द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 1 से 0 1 1। अब कौन फिक्स है, x दोनों जगह 0 है, y चेंज होते दिख रहा है 0 से 1, लेकिन z फिक्स है, तो x इज 0 z इज 1। तो इनका डिफरेंशियल dx 0 हो गया, dz 0 हो गया, और y वेरी हो रहा है 0 से 1, dx 0 dy 0, सॉरी dx 0 dz 0 एंड y वेरीज फ्रॉम 0 से 1। तो x कंपोनेंट यानी dx वाला टर्म पूरा वैनिश हो जाएगा, dz वाला टर्म वैनिश हो जाएगा, dy में जो भी कुछ फंक्शन होगा उसके लिए इंटीग्रेट करना होगा। तो अंदर जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर भी x y z की वैल्यू रखो। अब dy का कंपोनेंट क्या है, x z, तो x z यानी x की वैल्यू 0 की वजह से ये भी वैनिश हो गया। तो बाकी तो दोनों 0 हो ही गए थे, dz 0 है, dx 0 है, ये भी 0 हो गया, तो 0 का इंटीग्रल फिर से 0 आ गया।
दो पाथ ले लिया, अब थर्ड पाथ लेते हैं C3। C3 पे क्या हो रहा है पहले यहाँ से समझ लो, ये फिगर से समझ लो C3 पर क्या हो रहा है। तो x चेंज हो रहा है 0 से 2, y इज 1, z इज 1। तो ठीक है, तो यहाँ नंबर 3 देना चाहिए। ओहो 1 मिनट तो यहाँ नंबर 3 along, अच्छा यहाँ पर C1 लिखा था हमने 1 में, यहाँ C1 था, ये C2 लिए थे, अब यहाँ C3 along C3। what is C3? the straight line from 0 1 1 से 2 1 1। तो y फिक्स्ड है 1, z फिक्स्ड है 1, तो इनका डिफरेंशियल dy 0 हो गया, dz 0 हो गया, और x वेरीज फ्रॉम 0 से 2। तो dy 0 dz 0 की वजह से ये dy वाला कंपोनेंट 0 हो गया, dz वाला कंपोनेंट 0 हो गया, और dx वाले कंपोनेंट से मिलेगा जो भी इंटीग्रल मिल होगा। तो जो वैल्यू थी वहाँ पर रख दो x और y की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करने पर ये कुछ नंबर आ रहा है, इंटीग्रल ऑफ 5 dx कहाँ पुट करेंगे, f डॉट डी आर में। तो वैल्यू पुट करने पर ये सिंपल सा 5 dx इंटीग्रल 0 से 2, x का इंटीग्रेशन 0 से 2, 5 टाइम्स 2 इज 10। तो देयरफॉर एडिंग ऑल दिस 3 वी गेट इंटीग्रल f डॉट डी आर, डॉट लगाना है बीच में, f डॉट डी आर अलॉन्ग c इज इक्वल टू इंटीग्रल अलॉन्ग c1। इसके पहले एक चीज़ लिखना चाहिए, इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल अलॉन्ग c इज इक्वल टू इंटीग्रल अलॉन्ग c1 प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग c2 प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग c3। और फिर अब इनकी वैल्यू पुट करना, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो गया जब हमारा C सेगमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो, C1 प्लस C2 प्लस C3। और भी आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं कि C इज द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसी का, क्वेश्चन नंबर 3। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 से 2 1 1। अब हमको पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 यदि ऐसा रहा तो जो लाइन होती है वो उसकी इक्वेशन क्या रहती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ये तो 2 डायमेंशन में हो गई इक्वेशन। यदि 3 डायमेंशन होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा यहाँ पर, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो लिखिए पहले, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज गिवन बाय दिस। अब हमारे जो पॉइंट्स है 0 0 0 2 1 1 यहाँ पर पुट करें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन जॉइनिंग 0 0 0 से 2 1 1 इज x1 y1 z1 की वैल्यू 0 0 0 हो गई, x2 y2 z2 की वैल्यू 2 1 1 हो गई। तो रखो यहाँ पर इक्वेशन में x माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। अब ये 3 रेशो इक्वल है
तो इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, तो से इक्वल टू से टी, इक्वल टू टी। अब एक एक रेशो को टी के साथ कंपेयर करो, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू टी गिव्स x इक्वल टू 2t, y अपॉन 1 इज इक्वल टू t गिव्स y इक्वल टू t, एंड z अपॉन 1 इज इक्वल टू t गिव्स z इक्वल टू t। इस तरह से ये आप फेयर वर्क करके बताइए पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लाई है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करें, ध्यान से देखिएगा। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, यदि ये लाइन है, ये लाइन पर x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 z2, ऐसे 2 पॉइंट हो, तो इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। Therefore, equation of line joining 0 0 0 से 2 1 1 is given by this, say which is equal to t। अब यहाँ से एक एक रेशो इक्वेट करो t के साथ में, तो हमको पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के लिए t की वैल्यू क्या होगी, तो कोई भी एक कंपोनेंट की बात कर लो। x कंपोनेंट यदि ले लिया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू 2t है, तो 2t इक्वल टू 0 गिव्स t इक्वल टू 0। अच्छा चलो, यदि दूसरे से चेक करना हो तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू t यानी t इक्वल टू 0। z से चेक करना हो तो z इक्वल टू 0, z इक्वल टू t यानी t इक्वल टू 0। हो गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू t इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट देख लो। सेकेंड पॉइंट के लिए x की वैल्यू 2 है, यहाँ x की वैल्यू 2t है, तो 2t इक्वल टू 0 गिव्स t इक्वल टू 1। y से चेक करना हो तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू t, तो t इक्वल टू 1 आ गया। z कंपोनेंट से चेक करना हो तो z इक्वल टू 1, z इक्वल टू t गिव्स t इक्वल टू 1। तो सेकेंड पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू t इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट इज t इक्वल टू 0। तो पैरामीटर की वैल्यूज भी मिल गई। अब इंटीग्रल में आ जाते हैं। इंटीग्रल f डॉट dr along c, तो f वेक्टर दिया था और dr तो f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, तो जहाँ जहाँ x y z है सब जगह ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखो। dx बन जाएगा क्या, 2t था ना, तो 2dt बन गया, dy बन जाएगा dt, dz बन जाएगा dt, dt अलग करो, बीच के जो ये एक्सप्रेशन है t का उसका सिंप्लीफिकेशन, ये ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन हो गया। t से इंटीग्रेट करके लिमिट 0 से 1, यू विल गेट फाइनल आंसर। सिमिलर प्रॉब्लम दिख रहा है ये। सपोज f is some given vector, evaluate integral f dot dr along c from 0 0 0 से 1 1 1 along the following path। अब देखो फर्स्ट में पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई है, लेकिन t की वैल्यूज नहीं दी है। t की वैल्यू चाहिए ना, तो t की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। पॉइंट्स दिए हुए, पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए, तो पॉइंट से कोऑर्डिनेट, कोई भी एक कोऑर्डिनेट के साथ काम करते हैं। x इज 0, x इज 0, x इज t, मतलब t इक्वल टू 0 मिल गया। सेकेंड कंपोनेंट से चेक किया तो y इज 0, y इज t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 हो गया। यदि z से चेक करना हो तो z से भी चेक कर लो, z इज 0, z इक्वल टू t क्यूब, यानी t क्यूब इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 मिल गया, यानी फर्स्ट पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू t इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट x इज 1, तो x इज इक्वल टू t, t इज 1। बाकी भी चेक कर सकते हैं, y स्क्वायर y इक्वल टू t स्क्वायर, t स्क्वायर इज 1, t इज 1, z इक्वल टू t क्यूब इज 1, यानी t इज 1। तो फर्स्ट पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू
t इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू t इक्वल टू 1। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए, t के लिमिट्स दिए, तो इसको बिल्कुल जैसा इसके पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया था सेम लाइंस पर सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 से 1 0 0 यानी C1 हो गया, 1 0 0 से 1 1 0 यानी C2 हो गया, और फिर 1 1 0 से 1 1 1 यानी C3 हो गया। सेम C1 C2 C3 के अलॉन्ग इंटीग्रल फाइंड करें, और तीनों इंटीग्रल का एडिशन विल बी द इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व C हो जाएगा। थर्ड इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 से 1 1 1। फिर वही इक्वेशन लिख के पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करना होगा, पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। जस्ट स्क्रॉल कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Next, example 4. Evaluate integral f dot dr, where f is vector x minus 3yi plus y minus 2xj, and c is closed curve in xy plane. पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी दिए, x इक्वल टू 2 cos t, y इक्वल टू 3 sin t, t की वैल्यूज दिए 0 से 2 पाई। तो f डॉट डी आर फाइंड करना है। गिवन वेक्टर इज c is closed curve in xy plane with parametric equation x इक्वल टू 2 cos t, y इक्वल टू 3 sin t, and t range from 0 से 2 पाई। सो लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व c, क्लोज्ड बोल के दिया है ना, क्लोज दिया है बोलकर, तो सिंबल लिखते समय क्लोज्ड कर्व का सिंबल लिखेंगे। f1 dx प्लस f2 dy। अब जहाँ x है y है, सब जगह x और y की वैल्यू पुट करो। dx क्या हो जाएगा, इसका d लेना है, तो cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, 2 तो रहेगा ही, dt, तो माइनस 2 sin t dt, और dy इसका डेरिवेटिव और डिफरेंशियल 3 cos t dt, और जहाँ x है y है वो सब रख दो। dt कंबाइन कॉमन ले लेते पूरे में से, t वेरिंग फ्रॉम 0 से 2 पाई है। t कॉमन जो भी एक्सप्रेशन है, अब ये जैसे 12th क्लास में इंटीग्रेशन करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू t है, फंक्शन ऑफ t है, तो इनका इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे। sin t cos t है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, sin 2t अपॉन 2 आ गया ये 18 sin स्क्वायर t, तो sin स्क्वायर t का तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो उसको फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, कॉस स्क्वायर t इसके लिए 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2, बाकी के कांस्टेंट अपनी जगह है, 5 18 माइनस 12 अपनी जगह है। अब इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अब इन सब का इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट 0 से 2 पाई, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर। Next example, let f is some vector, compute circulation of f bar along a circle C in xy plane with center at origin and radius 2. If C is traversed in positive direction, मैथमेटिक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर्कुलेशन ऑफ एफ बार फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रल एफ डॉट डी आर फाइंड करना है ना। वर्ड्स चेंज कर दिया है, डायरेक्ट
हमको फाइंड करना है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अलॉन्ग क्लोज कर्व सी। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है, आते हैं वहां तक के। एफ बार दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में है, तो डी आर बार डी एक्स आई प्लस डी वाई जे इतना ही हो जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ एफ बार अबाउट सर्कल सी इज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अलॉन्ग कर्व सी, तो एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई अलॉन्ग सी। क्लोज्ड कर्व, यहाँ ऐसा सिंबल बता सकते हैं, क्लोज्ड कर्व सी अराउंड क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है। नाउ सिंस सर्कल सी इज इन एक्स वाई प्लेन विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2, सो पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएंगी। रेडियस 2 मतलब आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ऐसी इक्वेशन होती, तो एक्स हो गया 2 कॉस टी, वाई हो गया 2 साइन टी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं, टी के टर्म में लिखो या थीटा के टर्म में लिखो, वन एंड द सेम थिंग। टी वेरीज फ्रॉम 0 से 2 पाई, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। यहाँ से तो अब ये x और y की वैल्यू यहाँ सब पुट कर देते हैं। dx क्या बन जाएगा, -2 sin t dt, dy इसका d, तो 2 cos t dt। x और y की वैल्यू सब रखो यहाँ पर, यहाँ जो y -2x है 3x + 2y, और फिर इसको dt कॉमन लेकर एक्सप्रेशन रह गया कुछ, अब इसको सॉल्व करना है। तो फिर से sin t cos t sin 2t/2, sin स्क्वायर t के लिए 1 - cos 2t/2 का फॉर्मूला, cos स्क्वायर t के लिए 1 + cos 2t/2 का फॉर्मूला। अब ये 12th क्लास का इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेट करेंगे, ये सब इंटीग्रेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू t बिटवीन 0 से 2 पाई। अपर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट पुट करें, सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट आंसर। तो ये दिया था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इन ट्रैवर्सिंग सी वी हैव काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आंसर आ रहा है 8 पाई, ठीक है। अब यदि मान लो ये उल्टे डायरेक्शन में जाता, नेगेटिव डायरेक्शन में जाता, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता, तो आंसर -8 पाई आता था। We call this positive direction, or say C has traversed in the positive sense, right? If C were traversed in clockwise, that is negative direction, then value of integral would be -8 pi. Suppose example 6, f bar is equal to del phi, where phi is single valued function and has continuous partial derivatives. Show that the work done in moving a particle from one point A x1 y1 z1 in this field to another point B x2 y2 z2 is independent of the path joining the 2 points. So if f is equal to del phi, then work done from moving particle from A to B is independent of the path joining 2 points, ठीक है। कोई भी पाथ हो सकता है, मतलब यदि इसको हम फिगर से एक्सप्लेन करें तो यदि कोई 2 पॉइंट है A और B, तो जब वर्क डन की बात करना होगा तो ये पाथ के अलोंग वर्क डन फाइंड करो, या ये पाथ के अलोंग वर्क डन फाइंड करो, या ये पाथ के अलोंग वर्क डन फाइंड करो, ठीक है। तो A और B यदि फिक्स्ड है तो ये जो पाथ है इस पर वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा हमको शो करना है। वर्क डन यहां करेक्ट लिखा है, देखो वर्क डन W इज इक्वल टू F डॉट डी आर बार, F बार डॉट डी आर बार
फ्रॉम ए टू बी, ये डॉट ये हर जगह चाहिए था, जहाँ जहाँ एफ डी आर आया ना उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट का डॉट चाहिए। नो एफ इज डेल फाई डॉट डी आर बार, दिस डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट का डॉट है। डेल फाई पढ़ा था हमने, डेल फाई बाय डेल एक्स, ये ग्रेड फाई है ना, डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। लिखते समय उनको जो वेक्टर नोटेशन से बराबर देना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड, एंड दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल डी फाई। अब इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल तो बच गया केवल फाई, अपर लिमिट पुट किया तो फाई ऑफ बी, लोअर लिमिट पुट किया तो फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। व्हाट इज बी? x2 y2 z2 माइनस फाई ऑफ ए, फाई एट x1 y1 z1। तो इसका मतलब जो वर्क डन आ रहा है वो पॉइंट ए और बी पर डिपेंड कर रहा है, उनके कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहा है, ना कि ए और बी के बीच में कौन सा पाथ है उस पर। दिस शोज दैट लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स ए एंड बी एंड नॉट ऑन द पाथ जॉइनिंग देम। Result: a necessary and sufficient condition that a field f bar be conservative or f bar is irrotational is that curl f which is equal to del cross f is zero vector, vector बनाना चाहिए, vector quantity है, zero vector। तो f कंजर्वेटिव हो या इरोटेशनल हो तो कंडीशन इज कर्ल f इज जीरो। कर्ल f जीरो होगा तो फील्ड इज कंजर्वेटिव या हम कहेंगे इरोटेशनल, वाइस वर्सा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कंजर्वेटिव का मीनिंग इसके पहले आया था पाथ इंडिपेंडेंट को, और अभी हमने देखा पाथ इंडिपेंडेंट के लिए f इज इक्वल टू डेल फाई रहा तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। एंड सेकेंड इज f इज कंजर्वेटिव, if f is conservative field then f is equal to del phi। तो ये रिजल्ट्स ध्यान रखेंगे। शो दैट एफ बार, अच्छा एक चीज अभी यहाँ ध्यान रखना होगा, ये जो है ना ये प्लस है, दिस इज प्लस, ओके। 2x प्लस जेड क्यूब, 2x प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 3x जेड स्क्वायर के इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ये शो करना है हमको, दिस वेक्टर इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अभी हमने देखा था रिजल्ट कि यदि कर्ल एफ जीरो वेक्टर हो तो फील्ड को कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कहेंगे। देन फाइंड स्केलर पोटेंशियल इन एफ इक्वल टू डेल फाई, में जो फाई दैट इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल, एंड फाइंड वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन दिस फील्ड फ्रॉम 1 to 1 से 3 1 4। तो एक पार्ट कंजर्वेटिव शो करना है, स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है और वर्क डन फाइंड करना है, तीन चीजें हैं। चलिए, गिवन वेक्टर इज एफ है, ये हम सब जगह ना पहले एफ कर देते इसको, ये एफ को प्लस है, ये 2x प्लस ये 2xy प्लस जेड क्यूब, ये 2xy प्लस जेड क्यूब, ये भी प्लस है, ठीक है, ये प्लस होगा।
अब काम कर सकते हैं। तो गिवन वेक्टर एफ इज, लिख दिया, कर्ल एफ फाइंड करना है, डेल क्रॉस एफ, तो आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड और एफ के कॉम्पोनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे यू विल गेट जीरो वेक्टर, वेक्टर आई जे के इन्वॉल्व है ना, तो दिस इज जीरो वेक्टर। तो दिस इंप्लाई एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब सिंस F is conservative force field, therefore there exists a scalar potential phi such that F bar is equal to del phi, ऐसा लिख सकते हैं हम। Since F is a conservative field, therefore there exists a scalar potential phi such that F bar is equal to del phi। इतना सेंटेंस बीच में डाल देना। Now अब F डॉट डी आर बार फाइंड करते हैं। एफ बार डॉट डी आर बार, एफ की वैल्यू आ गई डेल फाई डॉट डी आर बार, तो इनके कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट वो मिल जाएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड, विच इज नथिंग बट डी फाई। हमको डी फाई से फाई फाइंड करना है, तो व्हाट इज डी फाई? डी फाई आ गया एफ डॉट डी आर बार, तो एफ बार हमारे पास है और आर बार डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के होता है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने से ये रिजल्ट मिल गया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो, टर्म्स को रीअरेंज करो। कैसे? देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2xy dx आया। अब 2xy dx के साथ में y की टर्म कहीं है क्या? देखो तो y की टर्म ये एक्स स्क्वायर dy, तो यदि ये टर्म और ये टर्म हम कंबाइन कर ले एक ब्रैकेट में, ठीक है, अब क्या बच गया? z क्यूब dx, तो dz वाली टर्म है क्या? ये टर्म dx और dz की टर्म ले लीजिए एक ब्रैकेट में। अब इनको ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट टर्म दिखती है 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ y है dy, तो इसको हम d ऑफ एक्स स्क्वायर y लिख सकते हैं। फर्स्ट d ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d ऑफ फर्स्ट, वेरीफाई करके देख लो मिल जाता है ये। यहाँ z क्यूब है और dx है, यहाँ अकेला x है और 3z स्क्वायर है, तो इसको हम d ऑफ एक्स z क्यूब लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म को, सेकेंड ब्रैकेट को d ऑफ एक्स z क्यूब लिखा। अब दोनों d को कंबाइन कर लिए, लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है, d ऑफ एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स z क्यूब। क्या मिला? d फाई इज इक्वल टू d ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो d हटाना है, इंटीग्रेटिंग वी गेट फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स z क्यूब प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्योंकि ये स्केलर फंक्शन है इसलिए दिस c विल बी स्केलर c, मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो दिस इज रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल। तो ये पार्ट हो गया, स्केलर पोटेंशियल वाला पार्ट हो गया। अब वर्क डन फाइंड करना है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन द फील्ड बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। देखिए now C is a path joining 1 minus 2 1 से 3 1 4, then work done is integral f dot dr along C। अभी f dot dr ये तो हमने इवेल्यूट किया था ना, वो d फाई था, f dot dr यानी d फाई, और d फाई आया है d ऑफ एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स जेड क्यूब। तो अब ये यहाँ न लिखते हो, डायरेक्ट यहीं पर आ जाओ, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब बिटवीन पॉइंट 1 माइनस 2 1 से 3 1 4। इंटीग्रल और डी कैंसल इच अदर, बचा ये फंक्शन केवल। इसके ऊपर लिमिट लेना है, लोअर लिमिट अपर, पहले अपर पॉइंट पुट करो, एक्स की वैल्यू 3 वाई की 1 जेड की 4, पहले यहाँ पर पुट करो, माइनस लोअर पॉइंट पुट करो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, गिवन स्केलर फंक्शन phi, इवेल्युएट इंटीग्रल phi dr बार वेयर c इज, कोई पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिए और t की वैल्यू दी है, और फिर सेगमेंट्स c1 c2 और c3, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए। लेकिन वहां f डॉट dr के लिए सॉल्व कर रहे थे, यहां स्केलर फंक्शन के साथ dr बार है, तो स्केलर फंक्शन के साथ वर्क करते। गिवन फंक्शन phi इज, फर्स्ट प्रॉब्लम, c इज द कर्व पैरामीट्रिक इक्वेशन t फ्रॉम 0 से 1। तो पहले phi कन्वर्ट कर लो, इसमें x y z की जगह जितना भी t के रिलेशन है ये सब पुट करके सिंप्लीफाई करो, ये आ गया। वेक्टर r फाइंड करो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक्स वाई जेड की वैल्यू रखा, इससे डी आर फाइंड कर लो। तो डी आर कैसे आएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, तो डी टी आई बार 2t डी टी जे बार 3t स्क्वायर डी टी के बार, तो डी टी को बाहर लिखा है और ये वेक्टर लिख रहा है। नाउ इंटीग्रल फाई डी आर बार अलॉन्ग सी, तो ये जो फाइंड किया था ना फाई इन टर्म्स ऑफ टी, ये आ गया, ये डी बार आ गया, डी आर बार आ गया, और टी वेरिंग फ्रॉम 0 से 1 है। अब ये जो स्केलर फंक्शन है ये सभी कंपोनेंट के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो, आई के साथ, जे के साथ, के के साथ, और डी टी बाहर लिखा ही हुआ है। अब ये हो गया वेक्टर इंटीग्रेशन, कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करते चले जाओ, एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, y कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, z कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, ये इनमें से, और फिर लिमिट रखो 0 से 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट आंसर। नेक्स्ट c1 c2 c3 नाम दे देते। तो फर्स्ट अलोंग c1, ये पॉइंट्स दिए हैं, फंक्शन दिया है फाई, ठीक है। अलोंग C1 स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 से 1 0 0। क्या हो रहा है यहाँ पर, x वेरी होते दिख रहा है 0 से 1, y 0 है, z 0 है, दोनों जगह y is 0 z is 0, तो dy is 0 dz is 0, x varies from 0 से 1। वही फाई फाइंड करो, आर फाइंड करो, तो फाई कौन 0 है, y और z 0 है, तो y 0 z 0, y दोनों ही टर्म में ना, तो पूरा पूरा 0 हो गया। तो जब इंटीग्रल करेंगे तो 0 डी आर बार है ना, इंटीग्रल 0 ही आ जाएगा इसका। आर बार भी इवेल्यूएट करके डी आर बार आ गया, डी वाई डी जेड तो 0 हो गया ना, तो जो भी कुछ बता डी एक्स आई बचेगा बस, लेकिन 0 ही फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, तो आंसर इज 0। along C2, along C2, it is a straight line from 1 0 0 से 1 1 0। तो क्या हो रहा है, x 1 है, y वेरी हो रहा है 0 से 1, और z 0 है, x is 1 z is 0, तो dx is 0 dz is 0, y varies from 0 से 1। 5 में वैल्यू पुट करो x की और z की, z 0 होने की वजह से फर्स्ट टर्म वैनिश हो गई, x की वैल्यू 1 है, तो ये बच गया y। r एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में z 0 है, x 1 है, तो ये i प्लस वाई जे। तो जब डी आर लेंगे तो ये तो कांस्टेंट है ना यहाँ पर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो i वाला कंपोनेंट 0 हो गया, डी वाई जे बार। सो इंटीग्रल ओवर दिस पार्ट यानी C2 इस इंटीग्रल फाई डी आर बार अलॉन्ग C2 लिख सकते हैं यहाँ पे आप नीचे 2 अलॉन्ग C2, इसके पहले आया होगा वहाँ पर C1 लिख सकते थे, C2 इज इंटीग्रल ऑफ y
डी वाई, ये फाई था वाई, और डी आर बार है डी वाई जे, वाई डी वाई जे। तो जे वेक्टर है, इसका साथ हो गया वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट 1 से 2 सॉल्व किया। along C3, what is C3? The straight line from 110 से 111, x 1 है, y 1 है, dx 0 बन गया, dy 0 बन गया, z वेरीज फ्रॉम 0 से 1। फाई की वैल्यू फाइंड करो, x y जो भी दिया है इनकी वैल्यू रखें, r की वैल्यू फाइंड करो, dr बार फाइंड करो। along this integral is C3 फाई dr बार, फाई रखा, फाई dr बार रखा, तो केवल k बार का कंपोनेंट है, इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ एडिंग दिस 3 विल गेट, जो भी आंसर आए थे सबका एडिशन, फाइनल आंसर। तो अभी तक के हम इंटीग्रल f डॉट डी आर फाइंड कर रहे थे, अभी हमने देखा इंटीग्रल फाई डी आर बार। और भी लाइन इंटीग्रल हो सकते हैं, जैसे ये f क्रॉस डी आर दिख रहा है। Vector f is given, evaluate line integral f cross dr along C where curve is x equal to cos t, y equal to sin t, z equal to 2 cos t, t varying from 0 से पाई बाय 2। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई है, वेक्टर f is given, C is the curve from t varying from 0 से पाई बाय 2। सो वेक्टर f में x y z की जगह जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी है वो सब रखो, r बार एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दी है वो सब रखो, उससे डी आर बार फाइंड करो, कंपोनेंट के डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी का माइनस साइन टी डी टी, साइन टी का कॉस टी डी टी, 2 कॉस टी का माइनस 2 साइन टी डी टी, तो डी टी को बाहर लिखा कॉमन, और ये रह गया वेक्टर आई जे के टर्म में। अब एफ बार क्रॉस डी आर बार, तो एफ बार क्रॉस डी आर बार, डी टी स्केलर है तो डी टी को अलग रख दिया, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड में एफ के कंपोनेंट्स, थर्ड में डी आर बार के कंपोनेंट। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके सिंप्लीफाई, जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगते दिख रहे, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करने के लिए कॉस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, साइन टी कॉस टी को साइन 2t अपॉन 2t लिख सकेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करके एफ बार क्रॉस डी आर बार आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है तो कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन लिए जाएंगे, के कंपोनेंट 0 हो गया तो 2 ही कंपोनेंट बचे, कंपोनेंट पहले पूरा वेक्टर आ गया डी टी, कंपोनेंट का इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 से पाई बाय 2, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज द आंसर। प्रैक्टिस ज़रूरी है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके जो आंसर आ रहे हैं उसको टैली कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आते जाएगा। हियर इज द एक्सरसाइज। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Further and answers. So this is all about ordinary integral of vector function and line integrals. In next session we will discuss surface integral. आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।